स्टूडेंट, बेटा आपका क्लास 10th का 6 चैप्टर लाइव प्रोसेस चला हुआ है। और लाइव प्रोसेस में इससे पहले लेक्चर में, पहली वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रोसेस के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में से न्यूट्रिशन करा दिया था। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव या सरवाइव करने के लिए टोटल 4 लाइव प्रोसेस करने होते हैं। और वो लाइव प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम न्यूट्रिशन के टाइप भी पढ़ लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन पर, फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, फिर एक्सक्रीशन आएगा। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, यानी कि आपके दिमाग में आया होगा रेस्पिरेशन क्या है, आप कहाँ से सांस लेते हैं। परंतु रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। परंतु रेस्पिरेशन में केवल ब्रीथिंग ही शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। अब इसे हम समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें O2 व ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का मीन्स होता है भोजन, ऑर्गेनिज्म के सेल के एनर्जी बनाते हैं, सेल में एनर्जी बनाते हैं। इसमें ब्रीथिंग, सांस लेना भी शामिल होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन में मैंने क्या बताया। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग, इसमें सांस लेना भी इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट एरोबिक और नंबर सेकंड अनएरोबिक। अब आप देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं एरोबिक के बारे में। एरोबिक से वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हवा का, ऑक्सीजन का होना। एरोबिक यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हमें एरोबिक से वर्ड से ही समझ में आ रहा था कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होती है। यानी कि O2 की प्रेजेंसी में एनर्जी बनाई जा रही है। यहाँ पर एरोबिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में एनर्जी बनाई जा रही है। एनएरोबिक यानी कि इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंसी में। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसे समझाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि ऑक्सीजन की या तो अनुपस्थिति हो या ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें हम एनर्जी बनाते हैं। यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन O2 की एब्सेंस या O2 की कमी, दोनों में। अब इन दोनों के एग्जाम्पल को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझे इसे। ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये फूड है। ये फूड जब सेल में अंदर जाता है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में जाने पर ब्रेक डाउन हो जाता है। अब यह प्रक्रिया कहाँ पर होनी है, ग्लूकोज की साइटोप्लाज्म में। मैंने कल बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा, अब हम कहेंगे पाइरूवेट, यानी कि यहाँ से क्या बना भाई, पाइरूवेट प्लस एनर्जी। अब पाइरूवेट को सुनते ही हमारे दिमाग में आएंगे पाइरूवेट क्या है। पाइरूवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें सारा लिखा हुआ है। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा पार्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा पार्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एक में ऑक्सीजन की एब्सेंस, अनुपस्थिति, एक में ऑक्सीजन की कमी, और एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अब जब पाइरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कुछ एनर्जी बनेगी। यानी कि एक तो एथेनॉल बना। एथेनॉल क्या होता है,
यानी कि एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। एक तो एथिल अल्कोहल बना यानी कि एथेनॉल। दूसरा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे ईस्ट है, फंजाई फैमिली से होता है। इसके एग्जाम्पल किससे होते हैं? ईस्ट और फंजाई फैमिली से। इसका यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में और या केक बनाने में। भाई जब इसे पकाया जाता है, यानी कि ईस्ट को जब पकाया जाता है तो इसमें CO2 निकलती है, और CO2 के कारण क्या बन जाते हैं? एयर बबल्स बन जाते हैं। ब्रेड में देखा होगा बीच बीच में छेद से होते हैं। तो कैसे बने? ईस्ट को हमने पकाने से उसमें CO2 बनी, और CO2 निकली। CO2 के कारण क्या बना? उसमें एयर बबल्स बन गए, और उन बबल्स के कारण ब्रेड और केक क्या बन जाता है? फल्पी, सॉफ्ट बन जाता है। जब तुम ब्रेड को दबाते हो, केक को दबाते हो, तो सॉफ्ट बन जाता है। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ग्लूकोज से क्या बना था? पायरुवेट और प्लस एनर्जी। फिर पायरुवेट की ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमने रिएक्शन कराई, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, C2H5OH बना, और प्लस हमारे उसमें क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसका एग्जाम्पल ईस्ट था और भैया फंजाई था। ईस्ट को हम केक और ब्रेड बनाने में काम करते हैं। तो जब ईस्ट को पकाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस के कारण उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं, जिससे वह फल्पी यानी कि स्पंजी बन जाता है और बहुत मुलायम सॉफ्ट हो जाता है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3 प्लस एनर्जी। एग्जाम्पल है इसका मस्कुलर सेल, मसल सेल। हमारी मसल्स में जब हम दौड़ते हैं, कुछ देर दौड़ने के बाद हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं और हमारे पैर या हमारी बॉडी दुखने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ है? हमारी मसल्स क्रैम्प हो गई, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, और क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बन गया। यानी कि मसल सेल O2 की कमी हो जाए तो क्या बन जाता है? वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे हमारी मसल्स क्रैम्प हो जाती है, और जब हम दौड़ रहे होते हैं तो वो दुखती है। आपने सबने अनुभव किया होगा इस तरह का। फिर थोड़ी देर हम खड़े होकर सांस ज़ोर ज़ोर से लेते हैं कि भाई मुझे सांस चढ़ गया, और सांस चढ़ना नहीं, और ज़ोर ज़ोर से सांस ली, ऑक्सीजन पूरी होगी, फिर हम दौड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक तो वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। ये सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी काम, यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये सभी काम कहाँ पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होती है? सेल में होती है। आपको ग्लूकोज से पायरुवेट और एनर्जी और तीनों फॉर्म, यानी कि एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, पिछले पेज पर हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? ग्लूकोज C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म में गया, पायरुवेट एनर्जी बनी, वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, वाटर CO2 एनर्जी मिली। ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इससे रिलेटेड हमें एक पॉइंट और दिया गया है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज मस्कुलर कॉल्ड ATP। मस्कुलर कॉल्ड ATP। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो भी रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, जो भी रेस्पिरेशन, देखिए मैंने फिर दोबारा से बताता हूँ, हमने पिछले पेज पर अभी पढ़ा, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म में गई, पायरुवेट प्लस एनर्जी प्रोसेस हुई, किससे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वाटर CO2 एनर्जी। ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे रिलेटेड हमें एक पॉइंट और दिया गया, जैसे कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, जो इज यूज्ड टू, और वो एनर्जी हम यूज करते हैं टू सिंथेसाइज मस्कुलर कॉल्ड ATP, और वो क्या कहलाता है? मस्कुलर कॉल्ड
ATP। AT मीन्स एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब देखिए, जो भी रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है और जो एनर्जी बनती है वह ATP की फॉर्म में क्या होती है, सिंथेसाइज, संश्लेषित होती है। किस फॉर्म में होती है, ATP की। ATP होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। इसको कहा जाता है एडिनोसिन, इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ, जीवन का एनर्जी करेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें राइट साइड में आपको एक डायग्राम दिया गया है, आप डायग्राम पर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर present in nose. From nose the air passes through the throat to lungs। और वो कहाँ पर पहुँच जाती है, लंग्स में। मैं इसको समझाता हूँ। ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, उसको हम अपनी नाक के द्वारा बॉडी के अंदर ले जाते हैं। यही तो बताया मैंने, ऑक्सीजन रिच्ड एयर, वह ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज, अपनी नाक के द्वारा बॉडी में ले जाते हैं। नोज के अंदर बारीक हेयर माने बाल होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होता है उसे वहीं पर रोक लेते हैं। क्या कर दिया उस बाल ने, एयर फिल्टर हो जाती है बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इन द नोज। नोज के अंदर जो भी फाइन एयर थे उसने एयर को फिल्टर कर दिया। द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स, जो शुद्ध ऑक्सीजन है केवल वो ही गले से होती हुई, थ्रोट से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स में पहुँच जाती है। अब हम थोड़ा सा डायग्राम के बारे में समझते हैं। आप डायग्राम को देखिए। आपको डायग्राम में सबसे पहले इसमें नोज से जो एयर लेते हैं, सबसे पहले आपको नोज दिखेगा, उसमें आगे बना हुआ है नोज। एयर लेते हैं जो फ़िल्टर होती हुई, फ़िल्टर कैसे हुई, जो हमारे नोज के अंदर बहुत फाइन हेयर थे उनके द्वारा वो एयर फ़िल्टर हुई। नेसल कैविटी में, यहाँ से आगे चलकर ये हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं नेसल कैविटी। वो जाती है फिर फेरेंक्स में। कहाँ पर जाती है, फेरेंक्स में। फेरेंक्स में क्या होता है, ये माउथ व नोज का कॉमन एरिया होता है। यहाँ से बाद में ये फेरेंक्स में जाती है, और फेरेंक्स जो है आपका क्या होता है, जहाँ पर किसका, नोज का और आपके माउथ का दोनों का एक कॉमन एरिया होता है। उसी से हम रोटी निकलते हैं, उसी से हम सांस लेते हैं। फिर जाती है लेरेंक्स में। लेरेंक्स क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है। पहले गई नोज से नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से गई फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या था, नोज और माउथ का कॉमन एरिया था। फिर गई उसके बाद में लेरेंक्स में, और लेरेंक्स क्या है, वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। वहाँ पर वोकल कार्ड होता है, जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। वोकल बॉक्स में वोकल कार्ड होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर पहुँचती है ट्रैकिया में। फिर कहाँ पहुँची है, ट्रैकिया। उस पर लिखा हुआ है, डायग्राम दिखा गया है, मैं डायग्राम को ही समझा रहा हूँ। नोज से होती हुई नेसल कैविटी, नेसल कैविटी में फाइन हेयर थे, वहाँ पे वो शुद्ध हो गई, प्योर हो गई, और वहाँ से पहुँच गई। फिर ये नेसल कैविटी से होती फेरेंक्स में, और फेरेंक्स क्या था, फेरेंक्स था नोज और माउथ का कॉमन एरिया। फिर गई लेरेंक्स में, और लेरेंक्स क्या था, वॉइस बॉक्स, जहाँ से वॉइस निकलती है। फिर थ्रोट, गले से होती हुई, यानी कि पाइप से ट्रैकिया में को, ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है, विंड पाइप में को होती हुई। फिर यह दो भाग आगे जाकर यहाँ पर इस जगह, जब यहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसे कहते हैं ब्रोंकी। यहाँ पर जब दो भागों में बढ़ते हैं इसे कहते हैं ब्रोंकी। फिर पहुँच जाती है एल्वोलाई में। एल्वोलाई जो बैलून जैसी होती है, बैलून की तरह की शेप होती है, छोटे छोटे जो बैलून होते हैं, बैलून जैसी संरचना होती है, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, जो O2 को दे देता है। O2 तो इसमें मिल जाती है ब्लड में, और ब्लड से
CO2 निकल जाती है। यानी कि जो पाइप था, थ्रोट था, उसके ऊपर सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, जिसके कारण ये थ्रोट ये जो है ये चिपकता नहीं, आपस में दबता नहीं। क्या होता है, इसके सी के आकार के रिंग होते हैं, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ब्रोंकी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, माउथ, नेसल कैविटी, थ्रोट और विंड पाइप, ये आपको सब समझ में आ। ब्रोंकी, फिर ब्रोंकीहोल्स और फिर वहाँ से आ गया एल्वोलाई। अब हम लंग्स में जाकर क्या होता है वो पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। इन लंग्स द एयर पासिस डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन द एल्वोलाई। बहुत बारीक बारीक ट्यूब से होती हुई यह कहाँ पहुँच जाती है, एल्वोलाई में पहुँच जाती है। एल्वोलाई क्या होता है, इट इज़ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर। यह एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून की तरह की अंगूर के गुच्छे, ग्रेप्स के जो एक पूरा गुच्छा होता है उसकी तरह की एक आकृति होती है। विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज गैस, जो हमें गैस को एक्सचेंज करने में क्या करती है, मदद करती है। इससे गैस का एक्सचेंज होता है। द वॉल ऑफ द एल्वोलाई कनेक्ट विद ब्लड वेसल्स, और जो एल्वोलाई की वॉल है वो किससे कनेक्ट होती हैं, ब्लड वेसल से। तो ये हमने डायग्राम में भी दिखाया गया है। इसके डायग्राम में देखिए, आपको जो आपको एल्वोलाई दिख रही है उसके पास में रेड रेड कलर की क्या है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल ये कनेक्ट होती है ब्लड वेसल से। और इससे हम अब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लंग्स में क्या होता है, एल्वोलाई में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, और डायग्राम क्या है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक बार बता देता हूँ। एयर नोज़ से होती हुई नेसल कैविटी में गई। नेसल कैविटी में फाइन एयर थे, जिसने एयर को प्योर शुद्ध कर दिया। प्योर एयर ही कहाँ पर पहुँची, फेरेंक्स में पहुँची। फेरेंक्स माउथ और नोज़ का कॉमन एरिया होता है। फिर वहाँ से कहाँ गई, वो लेरेंक्स में गई, वो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से वॉइस निकलती है। फिर थ्रोट में को होकर जहाँ सी आकार के कार्टिलेज के रिंग होते हैं, वहाँ से होती हुई वो कहाँ पर पहुँच गई, दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसे कहते हैं ब्रोंकी। और ब्रोंकी से वो एल्वोलाई में चली गई। एल्वोलाई क्या होता है, बैलून की तरह की स्ट्रक्चर होती है जहाँ गैस का एक्सचेंज होता है। तो अब हम इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। लंग्स में क्या हुआ, द एयर पासिस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन द एल्वोलाई। बारीक बारीक ट्यूब से होते हुए एल्वोलाई में पहुंच गई। एल्वोलाई इट इज़ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है विच प्रोवाइड सरफेस एरिया, वह प्रोवाइड कराती है सरफेस एरिया जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। और द वॉल ऑफ एल्वोलाई कनेक्ट विद, किससे कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल से। फिर ब्लड वेसल के द्वारा वहाँ पर, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। आप देखिए, देन ऑक्सीजन डिजोल्व इन हीमोग्लोबिन from alveoli and carried from lungs to cell in all body parts. The blood bring carbon dioxide from the cell release into alveoli. अब देखिए, ये जो एल्वोली जो कनेक्ट होती है किससे, ब्रोंक्यूल से, जिसके द्वारा इनमें ऑक्सीजन रिच एयर आती है। इसके साथ एल्वोलाई है, ये कनेक्ट होती है ब्लड वेसल से। सो यहाँ दिया गया एक डायग्राम दिया गया है अलग से, केवल उसमें एल्वोलाई दिखाई गई है, ब्लड वेसल्स दिखाई गई है। एक अलग से डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, केवल हमें एल्वोलाई दी गई है जो कनेक्ट किससे है, ब्रोंक्यूल से है, और जिसके द्वारा इसमें ऑक्सीजन रिच एयर आती है। इसके साथ ही एल्वोलाई है, ये कनेक्ट हैं ब्लड वेसल से। सो यहाँ दिया गया है डायग्राम में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एल्वोलाई इज़ डिलीवर कर देती है फिर ब्रोंक्यूल्स को। ब्रोंकी फिर नोज द्वारा, जैसे कि वो जो गैस CO2 आती है वो एल्वोलाई से कहाँ पे पहुँच जाएगी, डिलीवर कर देगी, यानी कि उसे भेज देगी। कहाँ पर भेज देगी उसे, ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकी में, और फिर नोज के द्वारा बाहर निकल जाती है। ब्लड वेसल में क्या चली गई, ऑक्सीजन चली गई, जो कैरी कौन करता है उसे, हीमोग्लोबिन।
उसे पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। जिनमें हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आरबीसी होती है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर सभी बॉडी पार्ट के लिए, सभी बॉडी पार्ट में जितने भी सेल हैं सबको ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पूरा हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब आगे पेज पर देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट में इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ब्रीथिंग, दूसरा पॉइंट ग्लूकोज यानी कि फूड मटेरियल से एनर्जी कैसे बनती है। पहले देखते हैं हम गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। भाई इसमें 2 पॉइंट है रेस्पिरेशन इन प्लांट में। पहला तो है ब्रीथिंग और दूसरा पॉइंट है ग्लूकोज यानी फूड मटेरियल से वह एनर्जी कैसे बनाता है। पहले देखते हैं हम गैस का एक्सचेंज होना। अब देखिए गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। गैस एक्सचेंज इन प्लांट थ्रो स्टोमेटा। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको एक लीव्स है और उसका पास में एक स्टोमेटा है। स्टोमेटा इन लीव्स, स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में होता है। एक तो ये हो गया स्टोमेटा इन लीव्स। एक लेंटिसल्स इन स्टेम में क्या होता है? लेंटिसल्स और सरफेस ऑफ रूट, 3 चीज़ें हो गई। अब तीनों के द्वारा प्लांट क्या करता है? गैस का एक्सचेंज करता है। यानी कि जो प्लांट है, प्लांट की जो लीव्स है, पत्ती हैं, उसमें टाइनी बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं। उन्हें स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। लेंटिसल्स में देखें, लेंटिसल्स जो प्लांट का तना होता है वहाँ पर भी गैस का एक्सचेंज होता है। फिर सरफेस ऑफ रूट्स, जो प्लांट की जड़ हैं, जो जड़ों में भी जो सरफेस होती है, जड़ों की सरफेस, वहाँ पर भी गैस का एक्सचेंज होता है। अब डिस्कस करते हैं कि एनर्जी प्लांट को कैसे मिलती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए एब्जॉर्ब ऑक्सीजन करता है। यानी कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज दैम विद ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज का यूज करता है टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज प्लस O2, ग्लूकोज किसके साथ मिला? O2 के साथ। फिर क्या बना? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी हेल्पफुल होती है प्लांट को सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, और प्लांट को ग्रो माने बड़ा होने के लिए। ग्लूकोज जो था वो होता है C6H12O6। ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल अपोजिट होती है। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2। यहाँ पर O2 निकलती है और यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज के साथ O2 मिलती है, CO2 H2O प्लस एनर्जी। यानी कि हम अगर बात करें स्टोमेटा इन लीव्स, यानी कि पहले क्या हुआ था? CO2 जाती है स्टोमेटा के अंदर। मैं डायग्राम को समझा देता हूँ। आपका डायग्राम इसमें बना हुआ है, डायग्राम को देखो, उस डायग्राम के बारे में समझा देते हैं। पहले CO2 जाती है स्टोमेटा के अंदर, उससे वह ग्लूकोज व O2 बनाता है। इसी स्टोमेटा से O2 बाहर निकल जाती है। सभी लीव्स की सरफेस पर ये टिनी पोर होते हैं। जो इमेज दी गई है इसमें माइक्रोस्कोपिक, एक बहुत माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसको हम बड़ा करके देख सकते हैं, जो ऑपरेट करते हैं। अब हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट भी हो गया और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन भी हो गया। इस वीडियो में यहीं तक होगा, आगे चलेगा हमारा। अब हमारे लाइफ प्रोसेस के 2 पार्ट पूरे हो गए हैं, न्यूट्रिशन और दूसरा रेस्पिरेशन। अब आगे चलेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन।